नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या के विरुद्ध। इस कविता के माध्यम से कवि ने वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार समाज में जो आत्महत्या है वो बहुत बढ़ रही है और लेकिन उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो आइए कवि के साथ इन कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि जब से मैंने यह कविता लिखी है, कट रहे जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप सब दिन मरे पड़े मिलते हैं नौजवान। कवि यहाँ पर क्या बताते हैं कि जब से मैंने यह कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि गांव का एक जंगल, उसके किनारे पर राजमार्ग के पास, जो वहाँ की मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, राजमार्ग है, उसके समीप या उसके पास सब दिन मरे पड़े मिलते हैं नौजवान। लाश का हुलिया सुन कोई जानता नहीं, कौन था मान लिया जाता है कैसे मरा होगा। मरने का कारण अब थोड़े ही शेष है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लाश यानी जो मरे हुए व्यक्ति के शरीर है, उसका हुलिया या उसकी शक्ल सुनकर जब उसके बारे में बताया जाता है तो लगता है कि कोई उसे नहीं जानता और ऐसे मान लिया जाता है कि कैसे मरा होगा, यानी उसके मरने के कारणों को ढूंढा जाता है और मरने का कारण अब थोड़े ही शेष है। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन जो नौजवान आत्महत्या करते हैं, उनका जो हुलिया है वो इतना बदल जाता है कि उसके बारे में पहचानना तक मुश्किल हो जाता है वो किस जाति का, धर्म का या किस परिवार का युवक है। और ऐसे मान लिया जाता है कि अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई होगी। और उसको देखकर जब तक लोग उसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कारण को जानने का प्रयास करते हैं, तब तक वो कारण भी अपने साथ समाप्त हो जाता है या कारण भी मिट जाता है। उसके मरने का कारण भी पता नहीं चल पाता। मरने का कारण अब थोड़े ही शेष है। हुलिया भी संक्षिप्त होता जा रहा है, जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया। चेहरे पर जाति की छाप मिट रही है। गांव के सियाने तो मौत का कारण हताशा बताते हैं। संवेशक संवेद स्वर में अनेक नाम लेते हैं, पर उसका नाम है हत्या। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, हुलिया भी छोटा होता जाता है, संकुचित होता जाता है। अर्थात उसके बारे में बताने की जो बात होती है या उसके बारे में उसकी पहचान करने के जो कुछ एक चिन्ह होते हैं वो भी समाप्त होते चले जाते हैं। जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया, अर्थात उसकी पहचान बाकी नहीं बचती। गाँव के सियाने लोग पहचान से चाहे चेहरे पर उसकी जो जाति की छाप है वो भी मिट जाती है समय के साथ या वक्त के साथ। उसके बाद क्या कहते हैं कि गांव के जो सयाने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मौत का कारण बताते हैं निराशा को। हताशा यानी निराशा, कि जीवन में निराश होकर इस व्यक्ति ने हत्या की है या इस युवक ने हत्या की है। लेकिन जो समवयस्क हैं, समवयस्क का मतलब जो उसकी समान आयु के हैं, वो एक स्वर में क्या कहते हैं और उसके अनेक नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि जो मरने वाला युवक है उसने आत्महत्या नहीं की, अपितु उसने क्या की है, उसकी क्या हुई है, उसकी हत्या हुई है। यानी परिस्थितियों के कारण उसे मौत को अपने गले लगाना पड़ा है या मौत को उसे स्वयं अपनाना पड़ा। किसके कारण? परिस्थितियों के कारण। यह शून्य काल है युग के बदलने का। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि हम जिस समय में जी रहे हैं ये कैसा काल है? ये शून्य काल है, युग के बदलने का समय है। 20वीं शताब्दी जाने से पहले धोखा दे रही है कि सारे संसार में आ रहा है नवयुग। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो 20वीं सदी है वो विदा ले रही है या जा रही है और वो हमें धोखा देकर जा रही है। और संसार में ये बातें चलती है कि अब नवयुग या नया समय संसार में आ रहा है। पीने उड़ाने पहनने खाने का समय। यह समय कौन सा है? पीने उड़ाने खाने अर्थात मौज मस्ती का समय है। खाने पीने वाले खुद उसे धोखा समझते हैं। जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं वो भी उस समय को धोखा समझते हैं। सत्य मानते हैं सिर्फ भूखे और प्यासे लोग। और उस नई सदी की वास्तविकता किसे पता है? उन लोगों को जो भूखे हैं, प्यासे हैं, अर्थात जिनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए पूर्ण साधन भी नहीं है, जिनको पता होनी चाहिए असलियत। यह युग है जिसका अंत हमें दिखता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? असलियत या वास्तविकता किसकी पता होनी चाहिए? बदलते हुए समय की और उन लोगों की ज़रूरतों की
कवि क्या कहते हैं कि यह युग है जिसका अंत हमें दिखता है, और अब जो नए युग का जो आरंभ है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, और जिस 20वीं शताब्दी का अंत है उसका वो समय हमें दिखाई दे रहा है, पर अगले युग का आरंभ नहीं। अर्थात आने वाले समय के बारे में हम नहीं जानते, जो समय बीत रहा है उसका अंत हमें दिखाई दे रहा है। मनहूस शून्य के अथाह में पाँव नहीं टिकते हैं, हम डूबते नहीं उतराते रहते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अभी जो शून्य का समय चल रहा है, शून्य काल चल रहा है, वो कैसा है? मनहूस है, यानी अभिशप्त है या शापित है। उसकी गहराई में पाँव नहीं टिकते हैं, अर्थात उसमें स्थिरता नहीं है। जो मानव जीवन है वो वहाँ पर अपने पाँव नहीं टिका पा रहा है। हम डूबते नहीं उतराते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 युगों के संधि काल में डूबते नहीं अपितु उतरते रहते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। बार बार ये कोशिश है कि हर एक संवाद अर्थहीन हो जाए। कवि ये कहते हैं कि बार बार यही कोशिश, यही प्रयास है हमारा कि प्रत्येक जो संवाद है वो किसी अर्थ को व्यक्त ना करे, वो अर्थहीन हो जाए। लोगों के संबंध मध्यस्थों द्वारा बना करें। आज इन टूटते रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता देते हैं अध्येता यानी अध्ययन करने वाले, कि लोगों के जो संबंध है वो मध्यस्थ क्या होते हैं? जो बिचौलिए होते हैं, मध्य की भूमिका जो निभाते हैं, उनके द्वारा बनने लगे हैं। उनके द्वारा, अर्थात जो लोगों के पारस्परिक या आपसी संबंध है वो उनकी सहायता से, किनकी? बिचौलियों की सहायता से बन रहे हैं। अर्थात आपसी प्रेम भाव अब समाप्त हो रहा है, और आज के समय में जो रिश्ते खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लोग उन्हें सार्वजनिक तौर पर मान्यता दे रहे हैं। कौन? जो ज्ञानी हैं, जो अध्येता है, अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, वो उन रिश्तों को मान्यता दे रहे हैं, करते हैं प्रबंध की एक शैली का उद्घाटन। और यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो टूटते हुए रिश्ते हैं उनके माध्यम से एक अलग प्रकार की शैली का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रबंध यानी व्यवस्था, समाज में एक नई शैली, एक नई व्यवस्था का श्री गणेश या नई व्यवस्था का वो प्रबंध कर रहे हैं। जनता के साधनों से नए लाभ की, और उसमें उन्हें नया लाभ दिखाई दे रहा है। किससे? लोगों के जो साधन हैं उनसे वो नए लाभ की कामना करते हैं। जो जीवन की शैली है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो नया युग आने वाला है वो लोगों के लिए अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं। आने वाला समय भी लोगों के जो आपसी रिश्ते हैं, जो प्रेम है, भाईचारे की जो भावना है वो टूट जाएगी या टूट रही है, और वो उसे बुरा नहीं समझते, वो उसे एक जीने का नई शैली, नया तरीका समझते हैं, और वो उन साधनों को जीवन महत्व देते हैं जिसमें उनका लाभ नज़र आता है। तो यहाँ पर स्वार्थ प्रवृत्ति को दिखाया है कवि ने अपने विचारों के माध्यम से। यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, शून्य में घोषणा करता है विचारक। शून्य अर्थात शून्य काल में विचारक, विचार करने वाला व्यक्ति क्या घोषणा करता है कि ये बदलाव ना ही हुआ है और ना ही होगा। पढ़े लिखे लोगों के बीच सिद्ध होता है कि संवाद मर गया है, और जो जाने ज्ञानी लोग बनने घूमते हैं संसार में, या पढ़े लिखे लोग हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके मध्य में आपसी विचार विमर्श समाप्त ही हो गया है, अर्थात वो किसी विषय पर बात करना उचित नहीं समझते। कर्महीन लोकतंत्र की मदद करता है। कर्महीन व्यक्ति, जो कर्म को प्रधानता नहीं देता, वो व्यक्ति इस लोकतंत्र की मदद करता है। और जो विध्वंसक लोकतंत्र है ये विध्वंसक लोकतंत्र कैसा है? दोनों मिलकर विचारधारा चलाते हैं। कौन दोनों मिलकर? कर्महीन लोग और विध्वंसक विचारधारा के जो लोकतंत्र के लोग हैं, वो दोनों मिलकर इस विचारधारा को चलाते हैं कि कोई विचार नहीं, हत्या ही सत्य है, और इस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए, हत्या ही सत्य है। हम भी भयभीत, असहाय भी भयभीत, कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो भी भयभीत हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते, जो असहाय व्यक्ति है समाज का, वो भी डरा हुआ है। यूँ कहकर भीड़ में समर्थ छिप जाते हैं। और ऐसी विचार कौन प्रस्तुत करता है? जो समर्थ होते हैं। हम कौन है? जो व्यक्ति समर्थ है, वो भी छिप जाते हैं उस भीड़ में। यानी जो व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है, वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जो भीड़ भयभीत है, उस विनाशकारी लोकतंत्र से डरी हुई जो भीड़ है, उसमें वो समर्थ व्यक्ति भी छिप जाते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं।
तो ये वर्तमान समय की कविता है जिसके माध्यम से उन परिस्थितियों को बताया गया है जो हमारे देश में, हमारे समाज में व्याप्त हैं, और प्रतिदिन होने वाली जो आत्महत्या है उसका कारण ढूंढने का प्रयास किया गया है कि कैसे वर्तमान समय की जो युवा पीढ़ी है वो आत्महत्या की तरफ कैसे बढ़ रही है या प्रेरित हो रही है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, इसलिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।